Hello everyone, good evening. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your चैताली मैम। तो आज जो रिवीजन सीरीज़ है उसके लिए मैं टॉपिक लाई हूँ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स हमने कंप्लीट किया था जहाँ पर हमने वर्क, हीट, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी के ऊपर बेस्ड आता है थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों को थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो आज उसी को मैं बहुत ईजी तरीके से समझाने वाली हूँ। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती है? बेसिकली हम क्या देखते हैं कि कोई रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्वमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस देख रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी। तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उसके लिए दो रूल्स इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, जो भी एंथैल्पी होती है इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो आप जितनी भी एंथैल्पीज़ देखेंगे, बहुत सारी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ है हमारे सिलेबस में, बॉन्ड डिसोसिएशन, लेटाइस एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जितनी भी एंथैल्पीज़ होती हैं ये सभी 1 मोल सब्सटेंस के लिए। तो फर्स्ट रूल फॉर 1 मोल सब्सटेंस। एंड द सेकेंड रूल इज़ कि ये हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए निकाली जाती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ऐसा क्यों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसका मतलब किसकी बात की जा रही है? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की। और अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात की जा रही है, इसका मतलब मोल की बात की जा रही है। हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में, आप सभी ने पढ़ा होगा। द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसी भी रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल्स बताता है कि वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं या रिक्वायर है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के लिए हमें जो एंथैल्पी होती है वो हमेशा 1 मोल सब्सटेंस के लिए निकाली जाती है। और दूसरा, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी टाइप की एंथैल्पीज़ हैं। तो सबसे पहली आती है हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज़ तो आपने हमेशा देखी होगी कि कभी भी हम स्टैंडर्ड मेंशन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या लगा देते हैं? एक तो हम उसमें लगाते हैं नॉट। फिर स्टैंडर्ड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है। अगर हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया है तो ये स्टैंडर्ड है क्या? तो ये है हमारे रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन मतलब एक बार प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस, देन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस या कंसंट्रेशन इज़ 1 मोलर। तो ये जो स्टैंडर्ड रिएक्शन कंडीशन है उसमें अगर हम एंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का निकालें तो उसे आप कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसे हम दिखाते हैं H नॉट R से। H नॉट R को अगर कैलकुलेट करना है तो किसी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन का अगर आपको एंथैल्पी निकालनी है तो आप क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारी जनरल रिएक्शन है फॉर रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने के लिए। किसी भी रिएक्शन की अगर एंथैल्पी निकालनी है तो क्या, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की एंथैल्पीज़ को ऐड करेंगे, माइनस जितने भी रिएक्टेंट है उतनी ही उन सभी की एंथैल्पीज़ को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये इक्वेशन देखें, CH4 2O2 गिव्स CO2 एंड 2H2O। तो क्या सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पर? ये कि ये 1 मोल सब्सटेंस के लिए तो अभी तो हम कुछ एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास रूल है फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो आप देखो, एक कार्बन, ओके, देन ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो अगर दोनों का ऑक्सीजन चेक करें तो 4 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं? एंथैल्पी चेंज के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, करेक्ट। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट आप देख रहे हैं तो CO2 है, CO2 के आगे कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो इसीलिए उसकी एंथैल्पी हमने ली डायरेक्टली HCO2। जो भी एंथैल्पी होगी वही हमने डायरेक्टली ले ली। नेक्स्ट है हमारा वाटर। तो वाटर की एंथैल्पी के लिए हमने स्टोइचोमेट्री से मल्टीप्लाई किया है।
फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्योंकि 2 मोल्स बन रहे हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि हमने जितने भी मोल्स बन रहे हैं रिएक्शन से आपने उतनी मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड। देन आता है हमारा रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट में भी देखिए CH4 के आगे कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए 1, और O2 के आगे ऑक्सीजन के आगे क्योंकि 2 मेंशन्ड है तो हम उसकी एंथैल्पी को ट्वाइस कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। फिर आते हैं हम नेक्स्ट अलग अलग टाइप की जो एंथैल्पीज़ जो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहला है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई भी सब्सटेंस अपना फेज बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, आप कैसे भी चेंज कर रहे हैं फेज, तो वहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी को हम कहेंगे एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। क्योंकि यहाँ पर नाम क्या समझ आ रहा है, या तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, इसका मतलब किसी एक मोल ऑफ सब्सटेंस। तो इसको डिफाइन करना हो तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, अगर किसी एक मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किस में, लिक्विड में मेल्ट करना है, तो उसमें अमाउंट रिक्वायर्ड एंथैल्पी जितनी होगी, एनर्जी होगी, उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब क्योंकि एक सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। भाई आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है तो एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हमने पढ़ा था, एंथैल्पी अगर एंडोथर्मिक होती है तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाम से समझ आ रहा है वेपर का फॉर्मेशन। वेपर फॉर्मेशन कब होगा, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन है। तो इसका मतलब डिफाइन करना हो तो व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैसियस वेपर्स, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस वेपर, उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फिर आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सब्लिमेशन मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस सबलाइम्स, मतलब गैसियस में गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो थी पहले टाइप की एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट आती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैं बोलूँ कि इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या, कि कोई एक मोल सब्सटेंस बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, किससे बनेगा, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस किससे बनेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया है, एक नॉट लगाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड स्टेट इन्वॉल्व है, स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड स्टेट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole substance from its constituent elements in their standard state। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया, तो क्या यहाँ पर अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब अगर इस रिएक्शन के लिए मैं एंथैल्पी बोलूँगी तो मैं आपको ये कहूँगी कि कैलकुलेट दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अमोनिया। क्यों, क्योंकि अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला रूल गया 1 मोल, तो क्या यहाँ पर 1 मोल अमोनिया बन रहा है, हाँ ठीक है 1 मोल बन रहा है, हमें 1 मोल सब्सटेंस के लिए चाहिए, बन रहा है। फिर नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है,
क्या आपको यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस दिख रही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 प्रोडक्ट साइड में हमारा 1 नाइट्रोजन है और रिएक्टेंट साइड में 2। इसका मतलब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो क्या मुझे हाफ करना होगा? ओके। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2। उसको बैलेंस करने के लिए क्या मुझे 3/2 करना होगा? ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये हो गई हमारी क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमने बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन करी है, दैट इज़ स्टैंडर्ड स्टेट। तो हम ये कहते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर मैं कहूँ कि अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया किससे बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। और ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। इसका मतलब आपको पता है नाइट्रोजन हमेशा हमें गैशियस फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन हमें गैशियस फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पर उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है और इसीलिए वो अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी, दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताती हूँ जिनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड स्टेट आपको पता होना चाहिए। क्यों? वो भी मैं बताऊँगी। पहले ही देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन हमने देखा है जनरली ग्रेफाइट फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट। ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में अवेलेबल होता है, वैसे ही हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में, नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म में, फ्लोरीन गैशियस, क्लोरीन गैशियस। पर वहीं पर अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। वैसे अगर फॉस्फोरस कहें तो फॉस्फोरस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? P4 टेट्राएटॉमिक, सल्फर S8। तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में कोई एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल है और एग्जिस्ट करता है उसी को हम कहते हैं उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड स्टेट पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, अगर ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हैं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हमने देखा किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप करेंगे एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी को हम लिखते हैं क्या? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, करेक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी अगर देखना है तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूँ, सपोज लिख रही हूँ मैं, वाटर बन रहा है ना, H2 + O2 फॉर्म्स H2O। सबसे पहला स्टेप, क्या यहाँ पर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बन रहा है? क्यों? क्योंकि मोलर अगर हम एंथैल्पी निकालते हैं तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए तो ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल वाटर। दूसरा स्टेप, रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है? तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर बैलेंस्ड है, पर क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? नहीं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ? ठीक है। अब ये जो हमारी रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है और उसी के अकॉर्डिंग हम एंथैल्पीज लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड विद कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर यहाँ पर इस रिएक्शन में देख रही हूँ तो क्या इस रिएक्शन को मैं कह सकती हूँ कि इट इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए करेक्ट रिएक्शन है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO2, कैल्शियम कार्बोनेट बन किससे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 से। पर क्या ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है? नहीं, ये तो हमारे कंपाउंड है ना। मतलब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की बात करती तो क्या होता? कैल्शियम होता, ऑक्सीजन होता और कार्बन होता, ओनली सिंगल एलिमेंट। पर अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, CO2 की बात कर रहे हैं या कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये हमारे पास कंपाउंड है, इसीलिए हम इसकी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगेन इम्पॉर्टेंट। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे मिलेंगे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या? किसी भी कंपाउंड का, अगर आप एक मोल कंपाउंड ले रहे हैं, सब्सटेंस ले रहे हैं और उसको एक्सेस ऑफ एयर में या ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेफिनेशन तो क्लियर है, पर यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होती है
वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पर यहाँ पर जो याद करने की चीज़ है दैट इज़ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब अगेन एक मोल कोई सब्सटेंस है, उसको अपने अपने इंडिविजुअल एटम में तोड़ना है, तो दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब कोई भी कंपाउंड है या एलिमेंट है और उसको उनके बॉन्ड से तोड़ने हैं, तो अगर एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है उसके लिए रिक्वायर्ड एंथैल्पी इज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पर भी तो दो ऐसी एंथैल्पीज़ हैं, एक हो गया कौन सी? कंबशन एंथैल्पी और दूसरी बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर भी अगर किसी रिएक्शन के लिए बॉन्ड एंड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालना है तो आप हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंबशन में भी रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वैसे ही बॉन्ड एंथैल्पी में भी रिएक्टेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। आप क्लोरीन से Cl2 से आप क्या बना रहे? मोनो एटॉमिक क्लोरीन बना रहे। इसका मतलब ये जो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे पूरी तरीके से कंज्यूम हो रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट लेटाइस एंथैल्पी। लेटाइस एंथैल्पी मतलब क्या? किसी भी सॉलिड सब्सटेंस, एक मोल सॉलिड को उसके पर्टिकुलर आयंस में डिसोसिएट करना इस लेटाइस एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अगर आप किसी को सॉलिड फॉर्म से उसको सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मतलब उसके अंदर आप वाटर का एडिशन कर रहे हैं। तो अब जो आ रही है, हमने टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ तो पढ़ लिया, अब जो नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज़। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज़ हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर निकालना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, जहाँ पर हम करते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब कोई रिएक्शन रिवर्स कर दिया तो सपोज़ अगर कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी और उसके अंदर रिक्वायर्ड एंथैल्पी है H1 और फिर अगर उस रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया तो इस टाइम पर एंथैल्पी क्या हो जाएगी? निगेटिव, क्योंकि जितनी एंथैल्पी गेन कर रहा था बाद में उतनी एंथैल्पी रिलीज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन मल्टीपल। रिएक्शन मल्टीपल मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर हमने, जैसे हम कर रहे थे फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले हमारे पास में ए से बी बन रहा था, अब हमने उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आगे कुछ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिया, तो हमारी एंथैल्पी क्या हो जाएगी? n टाइम्स ऑफ इस वाली एंथैल्पी के मल्टीपल। अभी हमने किया था अगर हाफ O2 है तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एंथैल्पी हाफ से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है हेस लॉ। हेस लॉ ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज़ एक रिएक्शन है जिसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना था, ये फाइनल रिएक्शन है ए से बी, तो इसकी एंथैल्पी है डेल्टा RH, रिएक्शन एंथैल्पी। तो ये तो डायरेक्ट प्रोसेस है, पर अगर ये अलग अलग स्टेप्स में हो रही है, जैसे पहला स्टेप हो रहा है ए से सी, फिर जा रहा है ये सी से डी और फिर बन रहा है डी से बी, मतलब अगर या तो डायरेक्ट हो सकता था या तो स्टेप वाइज हो सकता था। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही है तो जो भी फाइनल रिएक्शन होगी उसकी एंथैल्पी जितनी भी स्टेप्स हुई हैं उन सभी की एंथैल्पीज़ का एडिशन हो जाएगा, आप उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमने पढ़ा है सारे कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पीज़, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ x2, y2 एंड xy आर इन द रेशियो ऑफ 1.51 और डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY। देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है किसका? XY का। इसका मतलब रिएक्शन अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखना है? XY बन रहा है, किससे बन रहा है? एक बनेगा x2 से और दूसरा y2 से। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो 1 मोल, क्या यहाँ पर XY 1 मोल है? हाँ, यहाँ पर 1 मोल है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? रिएक्शन को बैलेंस करना।
इसका मतलब क्या यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है, क्योंकि हमें 1 एटम चाहिए। तो क्या मैं हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ? डन। उसके बाद पूछा है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 विल बी। इस पर्टिकुलर की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है। अब गिवन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, XY की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, करेक्ट। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? XY है। रिएक्टेंट में हाफ ऑफ X और साथ में हाफ ऑफ Y, करेक्ट। ऐसे ही करेंगे। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी -200, ठीक है। अगर मैं 1x अज्यूम कर लूँ, इस x की एंथैल्पी को x अज्यूम कर लूँ, y की एंथैल्पी को 0.5x अज्यूम कर लूँ और XY की एंथैल्पी को x कर लूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी रेशियो गिवन है 1.51, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेशियो में अज्यूम किया है कि x एंड 0.5x। फिर हम क्या करेंगे? इनकी स्टोइचोमेट्री से मल्टीप्लाई, हाफ x प्लस अगेन हाफ, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। फिर आप इसको देखें, इक्वल टू इज़ -200 इसको सॉल्व करिए। x माइनस ऑफ 0.5x एंड प्लस ऑफ 0.25x, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आंसर विल बी क्या? 0.25x माइनस 200 और x की वैल्यू विल बी 800। क्या यहाँ पर x की वैल्यू 800 आ रही है? तो करेक्ट आंसर विल बी हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये देखिए, क्वेश्चन गिवन है 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर गिवन बिलो। 3 इक्वेशंस दिए हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में एंड रिएक्शन या प्रोडक्ट क्या पूछा है, किसका पूछा है हमसे। ये वाली रिएक्शन है हमारी एंड रिएक्शन, तो आपको देखना है कि ये रिएक्शन कहाँ से बन सकती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, क्या CO2 मुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है फाइनल रिएक्शन में, ठीक है। CO2 अगर प्रोडक्ट में मिल रहा है, इसका मतलब जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है वो एज इट इज़ होगी, क्योंकि CO2 प्रोडक्ट में मिल रहा है। देन और नेक्स्ट वाली रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए रिएक्टेंट में है, तो क्या इस रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर आएगा। तो यहाँ पर आपका यूज़ होता है एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पीज। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली वाली रिएक्शन क्या होगी? कार्बन O2 फॉर्म्स CO2, ठीक है। इसकी एंथैल्पी है x, सेम ही रहेगी। नेक्स्ट वाली रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? CO गिव्स कार्बन और साथ में हाफ O2, ठीक है। क्या यहाँ पर ये बन गया? और अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूँ तो क्या मुझे थर्ड वाली रिएक्शन मिलेगी? तो इसके लिए क्या आपको ये देखना पड़ेगा, अगर मैंने रिएक्शन रिवर्स करी है, इसका मतलब क्या यहाँ पर ये -y हो जाएगा। पहले y था, अब -y हो गया, ठीक है। फिर अगर मैंने ऐड किया तो क्या मुझे यहाँ पर ये मिलेगा? कार्बन से कार्बन कट, CO मिलेगा। 1 O2 था, यहाँ पर 1 O2 और हाफ O2 प्रोडक्ट साइड में है, इसका मतलब क्या यहाँ पर ये मुझे हाफ O2 रिएक्टेंट साइड पर मिलेगा। एंड देन आप इसको अगर पूरी तरीके से ऐड करेंगे तो CO2, तो क्या मुझे ये थर्ड रिएक्शन मिल रही है? हाँ मिल रही है। और इसका हमारे पास में क्या है? Z। तो अगर मैं कहती हूँ हेस लॉ क्या था? मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो फाइनली जो मुझे रिएक्शन मिल रही है वो कैसे मिल रही है? x माइनस वाई से मिल रही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अगर आपके पास में गिवन है z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, तो z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई तो नहीं हो रहा है। क्या ये z प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स हो रहा है? तो यहाँ पर क्या हम ये लिख सकते हैं? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे और मुझे बताएंगे क्या ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो।
थैंक यू एवरीवन।